Bed making, revised lecture on bed making. What is meant by bed making? It is the procedures of making neat and clean bed for the clients in the hospital. Patient के लिए साफ सुथरा बेड बनाना, ओके, उसको बोलते हैं बेड मेकिंग. नाउ द पर्पजेस ऑफ बेड मेकिंग. बेड मेकिंग क्यों बनाते हैं, किस लिए बेड मेकिंग सीखना जरूरी है? The purposes of bed making are to provide the patients with safe and comfortable bed to take rest and sleep. पेशेंट को साफ सुथरा बेड देने के लिए और उसको अच्छे से उसके ऊपर आरामदायक और अच्छे से नींद लगने के लिए ये बेड मेकिंग प्रोसीजर हम लोग करते हैं. टू गिव टू द यूनिट और वार्ड नीट अपीयरेंस. बेड मेकिंग सब पेशेंट की बेड मेकिंग अच्छी रहेगी तो वार्ड का लुक भी अच्छा आएगा, ओके, नीट अपीयरेंस रहेगा. टू गिव टू द यूनिट एंड वार्ड नीट अपीयरेंस. टू एडॉप्ट द नीड्स ऑफ द पेशेंट्स एंड टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी और क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ इलनेस. पेशेंट का जैसे बेड बनाते हैं, अलग अलग तरह का बेड है, एम्पुटेशन बेड है, ऑपरेशन बेड है. सो ये अलग अलग तरह का बेड क्यों बनाते हैं? पेशेंट को जल्दी से पेट पे लेने के लिए और हर एक चीज़ क्रिटिकली पेशेंट को मिलने के लिए हम लोग ऐसे बेड तैयार करते हैं. टू इकोनॉमाइज टाइम एंड मटेरियल एंड एफर्ट. अपना टाइम बचत करने के लिए, एफर्ट्स कम करने के लिए हम लोग बेड मेकिंग प्रोसीजर्स करते हैं. टू प्रिवेंट द बेड सोर. पेशेंट को बेड के ऊपर सोते सोते जख्म न हो, इसके लिए डेली बेड मेकिंग करना ज़रूरी है. टू ऑब्जर्व द पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ बेड सोर, ओरल हाइजीन, द पेशेंट्स एबिलिटी टू सेल्फ केयर. बेड मेकिंग करने के टाइम ये सब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? बेड सोर है या नहीं, पेशेंट को हिल सकता है या नहीं, हिल डुल सकता है या नहीं, खुद से पोजीशन चेंज कर सकता है या नहीं, पेशेंट की हाइजीन कैसी है, ओरल हाइजीन कैसी है, ये सब के ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं. टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप. ये प्रोसीजर से क्या होता है? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इफेक्टिव हो सकती है. टू प्रमोट क्लीनलीनेस प्रमोट करने के लिए. टू प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज ऑफ द पेशेंट. जब भी हम लोग बेड मेकिंग करते हैं तो पेशेंट का एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज होते हैं. जैसे कि पेशेंट को उठाते हैं हम लोग बेड मेकिंग करने के टाइम, एक साइड सुलाते हैं, थोड़ा सा उनका मूवमेंट्स करते हैं, तो एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज हो सकती है. ओके. टू हेल्प द रिलेटिव टू लर्न केयर फॉर सिक एट द होम. पेशेंट के रिलेटिव को भी सिखाते हैं कैसे करना है पेशेंट जब भी बेड रिडन रहेगा तो कैसे बेडशीट चेंज करनी है, ये हम लोग पेशेंट के रिलेटिव को सिखा सकते हैं. ओके. दीज ऑल आर द पर्पजेस ऑफ बेड मेकिंग. ये सब पर्पजेस है बेड मेकिंग के. कौन से हैं? पेशेंट को सेफ एंड क्लीन बेड देने के लिए, कंफर्टेबल बेड देने के लिए, ओके, हम लोग बेड मेकिंग करते हैं. वार्ड का जो अपीयरेंस है वो नीट टाइडी देखने के लिए. जब भी वार्ड में कोई भी एंटर करता है तो वार्ड का अपीयरेंस बहुत गंदा रहेगा. सबकी बेडशीट इधर उधर हो गई है, फोल्ड हो गई है बेड की बेडशीट, पेशेंट की बेडशीट पूरी नीचे आई है और पेशेंट ऐसे ही सोया है बेड पे. तो ऐसा अपीयरेंस जब भी रहेगा वार्ड का तो जो वार्ड में आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको लगेगा कि यहाँ की स्टाफ तो अच्छी केयर नहीं दे पा रही है पेशेंट को. सो वार्ड का अपीयरेंस अच्छा दिखने के लिए हम लोग बेड मेकिंग करते हैं. और टू इकोनॉमाइज अपना टाइम बचाने के लिए, मटेरियल और एफर्ट बचाने के लिए हम लोग बेड मेकिंग करते हैं. पेशेंट को क्रिटिकली कंडीशन में ऑल जो इक्विपमेंट्स है बेड के बाजू में ही अवेलेबल हो, इसके लिए हम लोग बेड मेकिंग करते हैं. एंड टू एस्टैब्लिश नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए. टू प्रमोट क्लीनलीनेस. ओके. ये सब चीज़ों के लिए हम लोग बेड मेकिंग करते हैं. नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग. देयर आर 4 प्रिंसिपल्स. ओके. 4 प्रिंसिपल्स है बेड मेकिंग के और ये 4 प्रिंसिपल्स कैरी करने के लिए हम लोग अलग अलग स्टेप्स करते हैं बेड मेकिंग करने के टाइम. सो फर्स्ट प्रिंसिपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द स्किन, on the articles used by the patients in the environment. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पेशेंट जो आते हैं वार्ड में वो अलग अलग इन्फेक्टेड पेशेंट रहते हैं, अलग अलग
डिसीज़ के पेशेंट रहते हैं तो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते ही रहते हैं। सो वो जो चीज़ यूज़ करते हैं उनके क्लोथ्स पे, उनके बेडशीट्स पे, जो आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जैसे कि वाटी है, उनके बाजू में साइड में जो रखा बॉटल वगैरह रहता है, सब चीज़ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, the nurses take care to prevent the transfer of these microorganisms from the source to the new host. So ये microorganisms जो सोर्स है मतलब जो पेशेंट है उनकी तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए नर्सेस ने, वो फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू प्रिवेंट दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू द न्यू होस्ट by direct and indirect contact to prevent the multiplication of the microorganism. ये क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है। ओके, क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? Microorganisms are found everywhere on patient's bed, patient's articles. So to prevent, the nurse should prevent this transfer of microorganism from the source to the new patient by direct and indirect contact. Okay, should prevent this. Nurse should prevent this टू ट्रांसफर ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए फर्स्ट एक्शन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन, द नर्स वॉश हर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर बेड मेकिंग। पहला क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट क्या स्टेप लेंगे आप लोग? हैंड वॉशिंग। ओके, द नर्स वॉश हर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर बेड मेकिंग। बेड बनाने से पहले और बेड बनाने के बाद हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है। टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड हरसेल्फ फ्रॉम क्रॉस इन्फेक्शन, वो खुद को भी बचा सकती है और दूसरे पेशेंट को भी बचा सकती है फ्रॉम क्रॉस इन्फेक्शन। समझ में आया? पहला अपना प्रिंसिपल क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वार्ड में, पेशेंट के बेड के ऊपर, पेशेंट के आर्टिकल्स के ऊपर, सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन ट्रांसफ़र कर सकते हैं? मोस्टली नर्सेस रहती है जो पेशेंट को मेडिकेशंस देती है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करती है, तो वो उनके तरफ से दूसरे पेशेंट की तरफ जा सकता है। सो ये प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करना है? फर्स्ट स्टेप इज़ हैंड वॉशिंग। ओके, बिफोर एंड आफ्टर बेड मेकिंग हैंड वॉशिंग करना है टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Then bed clothes are changed frequently to ensure cleanliness. Daily bed clothes है वो daily change करना है, ठीक है? Bed clothes are changed frequently to ensure cleanliness. While removing the bed linens, the care should be taken not to drop on the floor. जब भी हम लोग वो soiled bedsheet निकालते हैं, जो गंदा हुआ बेडशीट है पेशेंट के बेड के ऊपर से निकालते हैं, ऐसे झट से निकाल के बेड के फ्लोर पे नहीं डालना है। ओके, डोंट थ्रो ऑन द फ्लोर, इट शुड बी इन द लॉन्ड्री बैग। ओके, जो लॉन्ड्री बैग रहती है वार्ड में प्रेजेंट और लॉन्ड्री बास्केट रहेगा तो वो बास्केट में डालना है, ना कि ज़मीन पे डालना है। ओके, सो ये भी, इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर पेशेंट के बेड के ऊपर से दूसरी तरफ नहीं फैलेंगे, वो लॉन्ड्री बैग में ही जाएंगे, ठीक है? शेक द लिनन जेंटली टू रिमूव द डस्ट फ्लैपिंग द बेड कॉज एयर मोशंस एंड दस कॉजेज द ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया। जो हम लोग ऐसे बेडशीट शेक करते हैं, जोर से झटकते हैं और ऐसे ऐसे हाथ से सब डस्ट निकालते हैं, तो वैसे नहीं करना है। वैसे क्या हो जाएगा? वो बैक्टीरिया एयर में जाएगा और एयर से दूसरे पेशेंट की तरफ जा सकता है। सो डोंट शेक द बेडशीट्स। डस्टिंग एंड थरो क्लीनिंग ऑफ द पेशेंट्स बेड एंड द यूनिट डेली। जो हम लोग बेड मेकिंग के पहले डस्टिंग करते हैं वो थरोली डस्टिंग करना है विथ डैम डस्टिंग, मतलब गीला कपड़ा यूज़ करना है, ना कि ड्राई कपड़ा। ड्राई कपड़ा यूज़ करने से क्या होगा? वो डस्ट है वो पूरा एयर में फैल जाएगा। हम लोग जब भी डस्टिंग करते हैं तो क्या वो डस्ट क्या होती है? एयर में जाती है। सो डैम डस्टिंग से क्या होगा? गीली डस्टिंग से जब भी गीला कपड़ा आप यूज़ करेंगे तो क्या होता है? वो कपड़े में चिपकता है, ओके, ना कि एयर में फैलता है। ओके, सो डैम डस्टिंग शुड बी यूज्ड। ओके, एंड डस्टिंग एंड थरो क्लीनिंग ऑफ द पेशेंट्स बेड and the unit daily. On the discharge of the patient, keep them
फ्री फ्रॉम द डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेशेंट के जो बेडशीट, बेड की और बेड के आजू बाजू के जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि पेशेंट का साइड टेबल है, सब थरोली डस्ट करना है। और जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है तभी भी अच्छे से डस्टिंग करके लेना है। ड्राई डस्टिंग रेज द डस्ट, डैम्प डस्टिंग इज रिकमेंडेड। जैसे कि मैंने अभी बोला, ड्राई डस्टिंग से क्या होता है, जो बैक्टीरियाज है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एयर में फैल जाएंगे, हवा में फैल जाएंगे। सो डैम्प डस्टिंग शुड बी रिकमेंडेड। Since the mattresses, pillows, blankets and rubber sheets are not washed and sterilized ordinarily, the patients are protected from the contact with them by washable covers. जो मैट्रेसेस है, बिछाने हैं, ओके, तकिया है, गद्दिया है, वो हम लोग वॉश नहीं कर सकते। सो उसके ऊपर एक अलग से कवर डालना है, ओके, वो डस्टिंग करने के लिए रबर का कवर नहीं तो रेक्सिन का कवर डालना है, ओके। सो हम लोग डेली उसको अच्छे से क्लीन कर सकते, क्योंकि हम लोग गद्दिया और पिलोज डेली वॉश नहीं कर सकते। सो क्या केयर लेनी है, the patients are protected from to contact with them by washable covers. washable covers डालना है उसको पिलोज को और मैट्रेसेस को, ठीक है। The nurse keep a reasonable distance from the patient face to prevent the droplet infection. जब भी हम लोग बेड मेकिंग करते हैं तो अच्छा रीजनेबल डिस्टेंस रखना है पेशेंट के और आपके बीच में, टू प्रिवेंट द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है उससे बचने के लिए रीजनेबल डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है। क्लीन एन एरिया वेयर देयर इज अ लेस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिफोर क्लीनिंग द एरिया वेयर देयर इज अ न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू क्लीन एरिया। मतलब जब क्लीन करने के टाइम हम लोग कहाँ से क्लीन करने को स्टार्ट करेंगे, हेड की तरफ से। पेशेंट का जो हेड है वो पार्ट से हम लोग नीचे की तरफ क्लीन करेंगे, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है। हेड की तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम रहेंगे ना, पाँव की तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि पेशेंट सब जगह पे चल के आके बेड पे बैठता है, ओके। सो पाँव की तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे। सो क्लीनिंग शुड बी डन from the less microorganism area to the numerous, okay। जहाँ पे कम है वहाँ से स्टार्ट करना है क्लीनिंग, मतलब हेड टू फुट, ओके। सर की तरफ पहला क्लीनिंग करना है, बाद में फुट की तरफ, ओके। The linens removed from the isolation unit are disinfected first before they sent to the laundry। जो आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट हमने रखे हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ के पेशेंट रखे हैं, वो एरिया के बेडशीट्स को पहले क्या करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए बाय यूजिंग द डिसइंफेक्टेंट। जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में सीखा है, डिसइंफेक्टेंट अलग अलग। सो वो डिसइंफेक्टेंट से वो पहले बेडशीट डिसइंफेक्ट करना है, बाद में ही लॉन्ड्री को भेजना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो आइसोलेशन एरिया है, ठीक है। The nurse suffering from the respiratory infection should not attend the patient। जो नर्स को कफ कोल्ड हुआ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो नर्स ने पेशेंट को अटेंड नहीं करना है, क्योंकि वो पेशेंट को इन्फेक्शन दे सकती है। सो द नर्स सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन शुड नॉट अटेंड द पेशेंट। सो ये यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ख़त्म होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर ऑन द पेशेंट सराउंडिंग, patient's bed, patient's article, okay। So to prevent this transfer of microorganisms from the source to the new host, क्या करना चाहिए, हम लोग अच्छे से क्लीनिंग करना चाहिए। should protect the nurse और by direct and indirect contact। ये फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ। और फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमने क्या क्या स्टेप लिए वो मैंने अभी बताए। कौन से स्टेप्स लेने हैं, फर्स्ट इज हैंड वॉशिंग, ओके। सो आप जब भी प्रिंसिपल्स को आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो पहला प्रिंसिपल लिखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या लिखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द पेशेंट्स बेड, पेशेंट्स आर्टिकल्स, ओके। देन द नर्स शुड प्रोटेक्ट देम टू प्रिवेंट देम टू ट्रांसफर ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सोर्स टू द न्यू होस्ट by direct and indirect contact,
ये आपका प्रिंसिपल हुआ। ओके, सो प्रिंसिपल्स के नीचे आप एक एक स्टेप्स लिखेंगे। क्या क्या स्टेप्स लिखेंगे? हैंड वॉशिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेड मेकिंग। हैंड वॉशिंग, द नर्स शुड वॉश हर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर बेड मेकिंग to protect herself and protect patients from cross infection. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? डैम डस्टिंग इज नेसेसरी। जो आपको पॉइंट्स जल्दी जल्दी याद होते हो वो पॉइंट्स आपको जल्दी जल्दी लिखने हैं। एटलीस्ट 5 पॉइंट तो इसमें लिखने चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल में। क्या क्या है 5 पॉइंट? पहला तो हैंड वॉशिंग, वो याद रहेगा। डैम डस्टिंग करना ज़रूरी है। और क्या करना है? जब भी आप लोग बेडशीट्स निकालते हो, सॉइल बेडशीट शुड बी रिमूव, डू नॉट प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। ओके, ये भी पॉइंट याद रख सकते हो ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेड क्लॉथ्स आर चेंज फ्रिक्वेंटली। डेली बेडशीट चेंज करना है टू इंश्योर क्लीनलीनेस। ओके, ये पॉइंट भी एक छोटा है, याद रख सकते हो। देन कौन सा पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो? वो पॉइंट आपको करना ज़रूरी है। सब पॉइंट्स इजी है। द नर्स कीप्स द रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट। रीजनेबल डिस्टेंस रखना ज़रूरी है टू प्रिवेंट द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। द नर्स सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुड नॉट अटेंड द पेशेंट। जो आपको इजी रहेगा पॉइंट्स वो लिखने हैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में। याद रहेंगे? समझ में आया? फर्स्ट प्रिंसिपल में कौन से पॉइंट्स आएंगे जो इन्फेक्शन कैरी करते हैं फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। सो वो पॉइंट्स आपको याद रखने, जैसे कि हैंड वॉशिंग है, सॉइल बेडशीट रिमूव करने के टाइम वो फ्लोर पे थ्रो नहीं करना है, लॉन्ड्री बैग में डालना है। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली स्टाफ है, जो इन्फेक्शन हुआ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसने पेशेंट को अटेंड नहीं करना है। और जो आइसोलेशन वार्ड में से बेडशीट्स निकाले हैं वो पहले क्या करने हैं? डिसइंफेक्ट करने हैं और देन सेंड टू द लॉन्ड्री। ओके, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? अ सेफ एंड कंफर्टेबल बेड विल एंश्योर द रेस्ट, स्लीप एंड प्रिवेंट द सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन बेडरिडन पेशेंट। सेकेंड प्रिंसिपल इज सेफ एंड कंफर्टेबल बेड विल एंश्योर रेस्ट, स्लीप एंड प्रिवेंट द सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। जो सेफ एंड कंफर्टेबल बेड हम लोगों को प्रोवाइड करना है पेशेंट को फॉर रेस्ट, स्लीप एंड कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि बेड सोर है। ओके, ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए आपको अच्छा बेड देना है। सो ये प्रिंसिपल कैरी करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? फॉर सेकेंड प्रिंसिपल, द बॉडी एक्सर्टेड अनइवन प्रेशर अगेंस्ट द मैट्रेस। जब भी पेशेंट और हम लोग बिछाने पे सोते हैं, गद्दिया पे सोते हैं, तब क्या करते हैं? अपना जो प्रेशर है बॉडी का वो गद्दी पे जाता है। ओके, द प्रेशर इज ग्रेटर ओवर द बोनी प्रोमिनेंस। जहाँ पे अपना हड्डी एरिया है, जैसे कि स्कैपुला है, सैक्रल रीजन है, एंकल रीजन है, जो बोनी प्रोमिनेंस है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ओके, द लम्स एंड द क्रीसेस इन द बेड्स कैन कॉज द बेड सोर। पहले के टाइम में क्या होता था? वो कॉटन की गद्दी रहती थी। अभी जो रहते हैं वो स्पंज के मैट्रेस रहते हैं हॉस्पिटल में, पर पहले के टाइम क्या रहते थे? कॉटन के गद्दी रहती थी। कॉटन के गद्दी में कैसे होता है? कभी कभी ओल्ड जो गद्दी जब भी ओल्ड होती है तभी क्या होते हैं? उसमें गठिया होते हैं। देखा है ना कभी अपने घर में जो कॉटन की ही गद्दी रहती है, तो ज़्यादा दिन के बाद वो क्या होते हैं? अलग अलग जगह पे लम्स तैयार होते हैं कॉटन के। सो वैसे लम्स पहले तैयार होते थे हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन पेशेंट सो के। सो वो लम्प की वजह से क्या होता था? अच्छे से कंफर्टेबल पेशेंट नहीं सो पाता था। ओके, जो पोनी प्रोमिनेंस थे वहाँ पे जख्म होती थी। गुड, पर अभी वैसे बेड नहीं है अवेलेबल रहते, अभी तो बेड रहते हैं स्पंज के रहते हैं। पुल द बॉटम, सॉरी कहाँ पे चला था अपना? लम्स एंड क्रेसेस इन द बेड कैन कॉज द बेड सोर्स ड्यू टू अ फ्रिक्शन बिटवीन द स्किन एंड मैट्रेस और व्रिंकल बेडशीट्स। हम लोग जब भी बेडशीट डालते हैं पेशेंट को तो व्रिंकल नहीं रहना चाहिए, मतलब चुनी नहीं रहना चाहिए, एकदम प्लेन बेडशीट रहना चाहिए बेड के ऊपर। जहाँ पे फोल्ड आएगा वहाँ पे क्या होगा? पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगा। और पेशेंट को जब भी हम लोग ऊपर लेते हैं, नीचे लेते हैं, पेशेंट को पोजीशन देते हैं, तभी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, घर्षण बोलते हैं उसको।
बेड का और स्किन का। सो फ्रिक्शन जब भी होगा तो स्किन जल्दी से फट जाती है। पेशेंट क्योंकि बेड रिडन रहता है, वीक रहता है, तो उसकी स्किन फटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो विंकल नहीं रहने चाहिए जब भी आप लोग बेड मेकिंग करते हो। ओके, पुल द बॉटम शीट लाइटली सो दैट देयर इज़ नो wrinkles। सो हम लोग जब भी बेडशीट डालते हैं, फोल्ड करते हैं, तो अच्छे से पुल करके लेना है हर एक कॉर्नर से, जैसे कि नीचे पूरे बेड पे wrinkles ना हो। ओके, द लिनन इज टक इनफ अंडर द मैट्रेस। जो बेडशीट है वो तकिया के गद्दी के नीचे अच्छे से टक करनी है, जो निकल ना पाए पेशेंट को हिलाने के टाइम। ओके, पुल द लिनन इज टक इनफ अंडर द मैट्रेस, कीप इट फ्लेक्स टाइट एंड स्मूथ एंड इट इज टक इन वन साइड एंड टाइट ऑन द अनदर साइड। जैसे कि हम लोग बेडशीट बेड मेकिंग करने के टाइम पहले हेड की साइड में टक करते, जो पेशेंट का सर का साइड है वहाँ पे पहले टक करते, उसके बाद में नीचे की साइड में टक करते। ओके, टाइटली खींच के, जैसे कि वो wrinkles ना पड़े। While tightening the sheet, do not alter the shape of the mattress। जब भी हम लोग टाइट करते हैं बेडशीट, तभी पेशेंट जो मैट्रेस है, गद्दिया है, उसका शेप नहीं चेंज होना चाहिए, इतना भी टक नहीं करना है आपको। अभी जो स्पंज मैट्रेसेस रहते हैं तो अच्छे से हम लोग मिटन कॉर्नर करते हैं। मिटन कॉर्नर मालूम है, जो एंगल बनाते हैं साइड में बेड मेकिंग के टाइम, उसको बोलते हैं मिटन कॉर्नर। If the lumps are present in the mattress due to collection of cotton in one area, it should be removed। जब भी lumps तैयार होते हैं कॉटन के गद्दी में, तो it should be removed or should change the bed of the patient or otherwise it will be source of discomfort of the patient। जब भी lumps तैयार होंगे तभी वो discomfort करेगा पेशेंट को। Turning the mattress or pillows, keep them aired, thus keep fresh and soft। हर एक हफ्ते के बाद जो मैट्रेस और पिलोज रहती है उनको सनलाइट में रखना ज़रूरी है। ओके, वो फ्रेश लगते हैं उसके बाद जब भी सनलाइट में रखते हो। वेट लिनन शुड नॉट बी रिमेन ऑन द बेड। जब भी पेशेंट की बेडशीट गिल्ली होती है कुछ कारण के वजह से, पेशेंट को लूज मोशंस रहेंगे या यूरिन पास कर दी होगी पेशेंट ने, तो ऐसे वेट लिनन पेशेंट के नीचे नहीं रहने चाहिए, वो जल्दी से निकालने चाहिए। ठीक है, डेली डस्टिंग शुड बी डन टू रिमूव एनी पिलिंग्स और सीड्स दैट आर अधेयर्स द पेशेंट्स क्लीन बेड लिनन ऑफ द बेड रिडन पेशेंट्स। डेली डस्टिंग करना चाहिए, जैसे कि पेशेंट कुछ ना कुछ खाता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो बेड पे ही गिर जाते हैं, नहीं तो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर के जो सीड्स रहते हैं वो बेड पे ही गिर जाते हैं। सो बेड मेकिंग करने के टाइम अच्छे से डस्ट करना चाहिए, वो सब रिमूव करना चाहिए। ठीक है, इफ़ द पेशेंट इज इन द बेड फॉर लॉन्ग टाइम, टाइट द अपर बेडिंग मे कॉज द फूड ड्रॉप। सो जब भी पेशेंट ज़्यादा दिन तक बेड रिडन पेशेंट है, हिल डुल नहीं सकता, तो जो पेशेंट की अपर बेडशीट है, पेशेंट के शरीर के ऊपर जो डालते हैं, टॉप शीट बोलते हैं उसको, तो वो ज़्यादा टाइटली टक नहीं करनी चाहिए। नीचे की तरफ हम लोग जब भी फोल्ड करते हैं वो टाइटली नहीं फोल्ड करने चाहिए। टाइटली फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, उसका पैर ऐसे हो जाएगा। ओके, और पेशेंट बेड रिडन है, उसको मालूम नहीं है उसका पैर ऐसे हुआ है, सो तो फुट ड्रॉप हो सकता है। उसके वजह से क्या हो सकता है, फुट ड्रॉप हो सकता है। जो ऊपर की बेडशीट है पेशेंट के शरीर के ऊपर हम लोगों ने डाली है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेकअप प्लेट इन द टॉप शीट एंड द ब्लैंकेट अक्रॉस द फुट ऑफ द बेड। सो ये टाइट ना हो इसके लिए वो तो उसमें थोड़ा सा प्लेट्स रखना चाहिए। क्या लूज़ हो सकते हैं, ऊपर के जो पैर वो थोड़ा सा उंगली वगैरह हिला सकते हैं पेशेंट्स। ओके, मेक द लॉन्जिट्यूडिनल बॉक्स प्लेट्स डाउन द मिडल ऑफ द बेड। तो ये ज़्यादा याद मत रखो। वाइल टकिंग द अपर बेडिंग आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स द नीज। जो अपर टॉप शीट्स और ब्लैंकेट्स रहते हैं वो टक करने के टाइम पेशेंट को क्या बोलना है, आप जरा नी में फ्लेक्स करो, तो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा ऊपर का बेडिंग। Place the pillows, foot boards और cradles on the foot, at the foot। जो फुट रेस्ट है और क्रेडल है और पिलोज है वो रखना है टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप इन बेड रिडन पेशेंट।
सो ये सब है फॉर द सेकेंड प्रिंसिपल्स। ओके, स्टेप्स फॉर सेकेंड प्रिंसिपल्स, क्या क्या स्टेप्स लेंगे आप लोग, कौन से स्टेप्स लेंगे? Lumps and the seizures in the bed can cause the bed sore due to friction between the skin and the mattress or the wrinkle sheet. Therefore, the nurse should take care to make the bed smooth and unwrinkled. Okay? लम्प और wrinkles के वजह से पेशेंट को बेड सर होने के चांसेस रहते हैं. So, nurse should take care to make the bed smooth and unwrinkled. Okay? Pull the bottom sheet lightly so that there is no wrinkles. Wrinkles नहीं रहने चाहिए, इसके लिए बॉटम शीट टाइटली टक करनी है. जो कॉटन्स के बेड है उनको हर एक हफ्ते में सनलाइट दिखानी है और उनको फ्रेश रखना है. ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स और पिलोज, ओके, जो हम लोग वॉश नहीं कर सकते वैसी चीज़ फ्रेश रखने के लिए सनलाइट में रखना है या तो उसका साइड चेंज करना है. टर्निंग द मैट्रेस एंड द पिलोज कीप्स देम एयर. ओके, वेट लिनन शुड नॉट बी रिमेन ऑन द बेड. वेट लिनन पेशेंट के नीचे नहीं रखने हैं. ओके, और पेशेंट का बेड सोर फुट ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, जो टॉप शीट्स है वो टाइटली टक नहीं करनी चाहिए. और प्लेस द पिलोज, फुट बोर्ड्स एंड क्रेडल्स एट द फुट of the bed to make the weight of the upper bedding. फुट बोर्ड्स और पिलोज जब भी रखेंगे तो अपर बेडिंग का वेट वो पिलोज के ऊपर जाएगा, ना कि पेशेंट के पाँव के ऊपर जाएगा. ओके, जो फुट रेस्ट नीचे रखेंगे तो उसके ऊपर उसका ऊपर का ब्लैंकेट और टॉप शीट का वेट उसके ऊपर जाएगा. ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो याद रखो सेकेंड प्रिंसिपल्स के अंदर. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? सेफ एंड कंफर्टेबल बेड. क्या करना है आपको सेकेंड प्रिंसिपल में? A safe and comfortable bed will ensure the rest and sleep and prevent the several complications. ये है सेकेंड प्रिंसिपल. और सेकेंड प्रिंसिपल के अंडर क्या क्या आएगा वो स्टेप आपको लिखना है. क्या क्या आएंगे? wrinkle फ्री बेड, सॉइल फ्री, और वेट बेड नहीं रहना चाहिए पेशेंट का, फुट ड्रॉप ना हो इसके लिए क्या करना है, ऊपर का जो टॉप शीट है, ब्लैंकेट है, वो टाइटली टक नहीं करना चाहिए. यूज़ फुट रेस्ट, पिलोज फॉर टेक वेट ऑफ दैट अपर शीट्स. ओके, सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखो. थर्ड प्रिंसिपल है गुड बॉडी मैकेनिक्स मेंटेन द बॉडी अलाइनमेंट. आप जब भी बेड मेकिंग करने के टाइम आपका बॉडी अलाइनमेंट अच्छे से रखेंगे तो क्या होगा? इट प्रिवेंट द फटीग. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज गुड बॉडी मैकेनिक्स मेंटेन द बॉडी अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट द फटीग. आपकी थकावट दूर कर देगा. ओके, मेन गुड अलाइनमेंट जब भी रखेंगे तो आपकी थकावट दूर कर देंगे. सो उसके लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है थर्ड प्रिंसिपल के अंदर? द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी अश्योर बाय कीपिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द बेस. व्हेन द बेस इज वाइड it is ensure that the center of gravity will fall on the base. The standing position, आपको इतना ही लिखना है. In standing position, the nurse can have a wide base by separating her feet. क्या है थर्ड प्रिंसिपल के अंडर? जब भी आप स्टैंड प्रोसीजर्स के लिए खड़े रहते हो बेड मेकिंग के लिए तो इनफ डिस्टेंस रखना है दोनों पाँव में. ओके, सो आप अच्छे पाँव में डिस्टेंस रखोगे तो आपका जो सेंट्रल ग्रेविटी प्रेशर है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा. देन सेकेंड इज स्टेप इज द नियरर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट इज हेल्ड. द लेस इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल, वाइल ओपनिंग द लिनन इट शुड बी प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द बेड. जब भी आप लोग बेडशीट डालते हो तो इट शुड बी एट द एज ऑफ द बेड, मतलब बेड के साइड में रखना है. ओके, ना कि सेंटर में रखना है आपको डायरेक्ट. आपको बेडशीट कहाँ पे रखना है? साइड में प्लेस करना है बेड के, रादर दैन होल्डिंग इट अबाउ द शोल्डर्स लेवल. और आपका जो आप लोग अनफोल्ड करते हो बेडशीट, लॉन्ड्री का बेडशीट लिया है आपने, वो अनफोल्ड किया है तो आपके शोल्डर लेवल पे करना है. ओके, ऊपर नहीं ज़्यादा करना है, नीचे नहीं ज़्यादा करना है, शोल्डर लेवल पे आपको अनफोल्ड करना है और बेड के साइड में रखना है. वाइल टकिंग द शीट्स
अंडर द मैट्रेस फ्लेक्स इज डन बाय द नीज एंड हिप्स। नीज और हिप में फ्लेक्स करना है, जैसे कि ऐसे आपको ऐसे अपने पाँव रखा है, ऐसे फ्लेक्स करके आपको टक करना है, ऐसे ज़्यादा पूरा ऐसे बेंड करके नहीं करना है, आपको नीज में और हिप में फ्लेक्स करना है, ठीक है। While tucking the sheets under the mattress, flex is done by knees and hips. Okay, ये सेंटेंस याद रखो। This position shift the work to long and strong muscles. इससे क्या होगा, जो वेट जाएगा आपका वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स पे जाता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको थकावट नहीं महसूस होती। So it will be reduce the strain on the back. Okay, it will be reduce the strain on the back. While placing the linen on the bed, tucking them under the mattress, face the direction of the work. जब भी आप टक कर रहे हो, कौन से कॉर्नर पे जा रहे हो, सर की तरफ जा रहे हो, तब वहाँ पे जाके आपको टक करना है, ना कि सेंट्रल में इधर रहोगे और ऊपर से ऐसे टक कर रहे हो पूरा झुक के पेशेंट के ऊपर, ऐसे नहीं करना है। तो पेशेंट वो कॉर्नर में आपको जाना है, वहाँ पे आपको टक करना है, ठीक है, और नीचे की तरफ जाना है, वहाँ पे टक करना है, ज़्यादा बेंड नहीं होना है, झुकना नहीं है। ओके, ये थर्ड प्रिंसिपल के ऊपर इतना सब स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, गुड बॉडी मैकेनिक्स मेंटेन द बॉडी अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट फटीग। आप प्रोसीजर करने के टाइम आपका बॉडी अलाइनमेंट अच्छा रखेंगे तो आपको ज़्यादा थकावट नहीं होगी, ये आपका थर्ड प्रिंसिपल है, ठीक है। और उसके अंडर आपको क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं वो इधर दिए हैं, जैसे कि नी में और हिप में बेंड होना है, और जहाँ पे आपको कॉर्नर में टक करना है वहाँ पे जाके टक करना है, और दो पाँव में एक परफेक्ट डिस्टेंस रखना है, ठीक है। ये सब आया थर्ड प्रिंसिपल के अंडर। और फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, सिस्टमेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग सेव टाइम एनर्जी एंड मटेरियल। आप जब भी सिस्टमेटिकली वर्क करोगे तो आपका टाइम एंड एनर्जी सेव हो जाएगा। ओके, सिस्टमेटिकली वर्क मतलब क्या, बेड मेकिंग के टाइम आपको जो इक्विपमेंट्स आपको लगता है वो आपको लाइन से रखना है। पहले आपको क्या लगेगा, डस्टिंग, ओके, डस्टिंग करना है, ओके। पहले क्या लगेगा, हैंड ग्लोव्स एंड मास्क एंड कैप, तो वो पहले रखना है और वो आप वेयर करेंगे। उसके बाद हैंड ग्लोव्स डालेंगे, उसके बाद किडनी ट्रे लेंगे और नैपकिन लेंगे डस्टिंग के लिए, ओके। तो वो बेडशीट निकालने के बाद लॉन्ड्री बैग में डालेंगे सॉइल बेडशीट, उसके बाद डस्टिंग करेंगे, और डस्टिंग करने के बाद आप नया जो अच्छा क्लीन बेडशीट है वो लेंगे। पर वो बेडशीट कैसे लेंगे, वो अच्छे से ऑर्डर वाइज आपको लगाने हैं, ओके। सो आपको स्टेप्स कौन से याद रखने हैं, असेंबल ऑल द आर्टिकल्स एंड अरेंज देम कन्वीनियंटली बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर आपको जो आर्टिकल्स लगते हैं वो बेड के साइड में लेके आने हैं, नहीं तो एक आर्टिकल मैं भूल गई, अरे मुझे फिर से जाना पड़ेगा। सो ऐसे नहीं करना है। सो आपको टाइम एंड एनर्जी सेव करने के लिए आपका फोर्थ प्रिंसिपल है, ओके, टू सेव द टाइम एंड एनर्जी। असेंबल ऑल द आर्टिकल्स and arrange them conveniently before starting the procedure. Arrange the linen in reverse order. Reverse order मतलब आपको पहला क्या लगेगा, जो नीचे की बॉटम शीट है वो पहले डालनी है ना, सो आपको वो बॉटम शीट ऊपर चाहिए, मतलब जो सबसे नीचे चाहिए वो क्या है, पिलो। पिलो आपको सबसे लास्ट लगने वाली है बेड मेकिंग में। सो पहले क्या रखनी है, पिलो, उसके बाद ब्लैंकेट, उसके बाद टॉप शीट, उसके बाद ड्रॉ शीट, उसके बाद रबर शीट, उसके बाद बॉटम शीट, ओके, ऐसे रिवर्स ऑर्डर्स में। सो सबसे ऊपर क्या रखने हैं, बॉटम शीट, क्योंकि वो आपको पहले लगने वाली है बेड के ऊपर डालने के लिए। सो अरेंज द लिनन्स इन रिवर्स ऑर्डर, समझ में आया। रिवर्स ऑर्डर मतलब पिलो सबसे नीचे चाहिए, ओके। जब भी आप ट्रॉली के ऊपर सब इक्विपमेंट्स लगाते हो तो पिलो सबसे नीचे, उसके बाद में क्या आएगा, ब्लैंकेट आएगा, ओके, उसके बाद आएगा टॉप शीट, उसके बाद आएगा ड्रॉ शीट, उसके बाद आएगा रबर शीट, और उसके बाद बॉटम शीट, ओके। रिवर्स ऑर्डर में आपको लगाने हैं। देन फिनिश वन साइड ऑफ बेड बिफोर गोइंग टू अपोजिट साइड। पहले क्या करना है, एक साइड फिनिश करना है। एक साइड फिनिश करना है मतलब पेशेंट का एक साइड, पेशेंट को लेफ्ट उधर कर दिया और एक साइड में बेडशीट डाल दिया, ऊपर का सर की तरफ का डाल दिया, बॉटम की तरफ का डाल दिया और बीच में का पूरा टक किया, ओके। ये एक साइड पूरा किया आपने।
पूरा करने के बाद ही उस आपको दूसरे साइड में जाना है, ओके, अपोजिट साइड में। इससे क्या होगा, आपका टाइम एंड एनर्जी सेव हो जाएगा। While stripping the bed, remove the bed linen one by one. जब भी आप लोग तो जो ओल्ड बेडशीट है, पेशेंट का गंदा हुआ है जो बेडशीट निकालते हो, वो 1 बाय 1 निकालना है। जैसे कि वो ऊपर की टॉप शीट पहले निकालनी है, ब्लैंकेट निकालना है, उसके बाद टॉप शीट निकालनी है, वो फोल्ड करके लॉन्ड्री बैग में डालने हैं। उसके बाद रबर शीट, ड्रॉ शीट है, वो निकालनी है, लॉन्ड्री बैग में डालनी है। उसके बाद रबर शीट निकाल के लॉन्ड्री बैग में डालने हैं। उसके बाद नीचे का बॉटम शीट आएगा, वो स्टेप बाय स्टेप आपको लॉन्ड्री बैग में डालना है। द बेड sheets are folded in such a way that it can be replaced easily. बेडशीट का फोल्ड ऐसे चाहिए जो आपको अच्छे से रिप्लेस कर सके। एक बार हम लोग बेड मेकिंग लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सो बेड मेकिंग का फोल्ड, बेड का जो बेडशीट का जो फोल्ड है, जो ऐसा लेंगे जो आप अच्छे से जल्दी आप वो बेड के ऊपर डाल सके। उल्टा सुल्टा बेडशीट का फोल्ड रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे डालना है बेडशीट, ठीक है। द बेड शीट्स आर फोल्डेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी रिप्लेस इजीली, ओके। सो ये है प्रिंसिपल 4, समझ में आया है। ये 4 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ओके, आएंगे एग्जाम में। कौन से प्रिंसिपल्स हैं? फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर ऑन द पेशेंट्स बेड, पेशेंट्स आर्टिकल्स, okay, or in the environment. The nurse should prevent this transfer of microorganisms from the source to the new host by direct and indirect contact, okay. So nurse should prevent this contact, okay. So उसके नीचे आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं, क्या क्या स्टेप लेंगे बेड मेकिंग के टाइम। और सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? और सेफ एंड कंफर्टेबल बेड will ensure rest, sleep and prevent the several complications in bedridden patient। तो उसके नीचे आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं। देन गुड, थर्ड प्रिंसिपल इज गुड बॉडी मैकेनिक, मेंटेन द बॉडी अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट फटीग। सो उसके नीचे आपको 2-3 पॉइंट है वो लिखने हैं, ओके। और द लास्ट इज सिस्टमेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग सेव टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। सो उसके नीचे आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं। समझ में आया प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की, ओके। और टाइप्स, अलग अलग टाइप्स है बेड के टाइप्स। क्लोज बेड है, क्लोज बेड मतलब पेशेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, बेड बना के रखा है, पेशेंट का वेट कर रहे हैं और उसके ऊपर और एक बेडशीट डालते हैं क्योंकि डस्ट वगैरह नहीं बैठना नहीं चाहिए, इसके लिए उसके ऊपर और एक बेडशीट डालते हैं। सो क्लोज बेड बनाते हैं फॉर वेटिंग द पेशेंट फॉर एडमिशन। देन ओपन बेड, पेशेंट, हम लोगों को मालूम है पेशेंट आने वाला है, कैजुअल्टी में आया है और पेशेंट अपने पास आने वाला है, तो तभी बोलते हैं ओपन बेड। और एडमिशन पेशेंट रहता है उसके लिए जो बनाते हैं उसको भी ओपन बेड ही बोलते हैं। एडमिशन बेड सेम एज ओपन बेड, ओके। देन ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपाइड बेड मतलब पेशेंट बेडरिडन है और बेडरिडन पेशेंट का हम लोग बेडशीट चेंज कर रहे हैं, पेशेंट ऑलरेडी बेड पे रहेगा, ओके, उसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड बेड। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव बेड, जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाता है और आने वाला है ऑपरेशन थिएटर से, तो उसके लिए जो बेड मेकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव बेड। और उसमें एक इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट साइड में खड़े करते हैं, ऑक्सीजन बाटला रहता है और सक्शन कैथेटर रहता है, सक्शन मशीन रहता है साइड में, बेड के साइड में। बेड के ऊपर हॉट वाटर बैग रखते हैं क्योंकि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से आ रहा है, ओके, बहुत चिल्ड रहता है ऑपरेशन थिएटर में। सो आने के बाद पेशेंट को शिवरिंग ना हो इसके लिए उधर गर्माहट करने के लिए क्या रखते हैं? हॉट वाटर बैग्स रखते हैं, ब्लैंकेट्स रखते हैं, ओके। ऐसे पोस्ट ऑपरेटिव बेड रेडी करते हैं। देन फ्रैक्चर बेड, फ्रैक्चर बेड ऑर्थोपेडिक वार्ड में ज़्यादातर पाया जाता है और उसके ऊपर अलग अलग स्टैंड्स रहते हैं, जो पार्ट फ्रैक्चर है उसको सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे स्टैंड रखते हैं, ओके, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर बेड। एम्पुटेशन बेड में भी सेम रहता है, एक स्टैंड रहता है, जो पार्ट एम्पुटेशन किया है वो उसको एलिवेशन करने के लिए एक स्टैंड रखते हैं, ओके। ये अलग अलग टाइप से बेड। और एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे बेड मेकिंग, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।